मैं रवीश कुमार। दुनिया भर में सरकारों के कामकाज का तरीका बदल रहा है। सरकारें भी बदल रही हैं। धारणा यानी छवि ही नई जमीन है, उसी का विस्तार ही नया राष्ट्रवाद है। मीडिया अब सरकारों का नया मोर्चा है। दुनिया भर की सरकारें मीडिया को जीतने का प्रयास कर रही हैं। हर जगह मीडिया वैसा नहीं रहा जैसा होने की उम्मीद की जाती है। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सर्जेई गुरीव और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डेनियल ट्रेसमैन का ये लेख कहता है कि आजकल नए प्रकार के ऑथोरिटेरियन सरकारों का उदय हो चुका है। ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देती हैं, थोड़ा बचा कर रखती हैं ताकि लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। इन सरकारों ने ग्लोबल मीडिया और आईटी युग के इस्तेमाल से विपक्ष का गला भी घोंटा है। अति प्रचार, बहुत ज्यादा प्रचार, दुष्प्रचार, झूठा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का खूब सहारा लिया जाता है। सेंसरशिप के नए नए तरीके आ गए हैं। सूचना संबंधी तरकीबों का इस्तेमाल होता है ताकि रेटिंग बढ़ सके। इसे भी अब फर्जी तरीके से बढ़ाया जाता है। नागरिकों को एहसास दिलाया जाता रहता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम ही श्रेष्ठ विकल्प हैं। इस लेख में इन शासकों को नया ऑटोक्रेट कहा गया है, न्यू ऑटोक्रेट, जो मीडिया को विज्ञापन की रिश्वत देते हैं, मीडिया पर केस करने की धमकी देते हैं, नए नए निवेशकों को उकसाते हैं कि सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया संस्थान को ही खरीद ले। मीडिया पर नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि अब सब कुछ धारणा है, परसेप्शन, धारणा आपकी मतलब ख्याल में होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। लगातार विज्ञापन और भाषण आपको यकीन दिलाते रहते हैं कि हो रहा है। जमीन पर भले वो नजर ना आए लेकिन आप यकीन करने लगते हैं कि हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखिए। यह वाकया अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है। पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेजी में इस वाक्य को यूं कहा, यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। दिल्ली का यह इलाका लैटिन जोन है। किसी भी रास्ते से गुजरिए आपको मीडिया की गाड़ी दिख जाएगी। किसी न किसी मकान से कोई पत्रकार निकलता दिख जाएगा। यही वो इलाका है जहां राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने वाले राजनीतिक बयानों का उत्पादन होता है। यही वो इलाका है जहां अब सवालों का राष्ट्रीय उत्पादन बंद हो गया है। जो समझदार हैं वो अब यार हैं, जो नहीं समझ सके वो मुकदमे झेल रहे हैं। राजनीतिक दल के लीगल सेल के वकीलों ने अपनी निष्ठा जतानी शुरू कर दी है। पत्रकारों के खिलाफ जहां तहां केस करने लगे हैं। किसी को पुलिस थाने में बिठा लेती है तो कहीं भीड़ हमला कर देती है। और वो चुपचाप लैटिन दिल्ली के रास्तों से निकलकर जा रहे हैं। जिन रास्तों पर कोई पत्रकार मिले तो पूछिएगा क्या उन्हें डर लगता है। वो बिना बोले जवाब दे देंगे। दिल्ली के पत्रकारों को अब डर लगता है। अब या तो चमचे बोलते हैं या फिर जिन्हें चमचा होना है वो बोलते हैं। यह इलाका हमारे पेशे के भीतर बैठ गए राष्ट्रीय भय की राजधानी है। कभी आपने डर की राजधानी के बारे में सुना है? रात का रिपोर्टर पढ़िएगा। निर्मल वर्मा की कहानी है। दिल्ली के रास्तों पर खुफिया एजेंसियों का एक भय हमेशा एक रिपोर्टर का पीछा कर रहा होता है। टेलीफोन की हर घंटी दहशत पैदा करती है कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है।
कार्टूनिस्ट कीर्तिश की कलम का यह कमाल नहीं है, उसकी कलम की वेदना है। टीवी जो आपके घरों में सत्य या तथ्य का संदेशवाहक था, अब वो आपके घरों में सरकार का प्रचारक है। हिंदुस्तान में अब दो ही हुजूर हैं, एक हुजूर और दूसरे जी हुजूर। जी हुजूर की संख्या जरा ज्यादा है, जी हुजूर भी अपने आप में हुजूर से कम नहीं। इससे पहले कि लोग समझ जाएं, वो आपके सामने सेना के सम्मान का सवाल खड़ा कर देते हैं। बस एक सवाल पूछिएगा, सेना को न्यूज एंकर की जरूरत क्यों पड़ रही है, या एंकर को सेना की जरूरत है? सेना जिन लोगों की हिफाजत के लिए बलिदान देती है, उन गरीब किसानों के लिए क्या आपने इनमें से कभी किसी एंकर को लड़ते चिल्लाते देखा है? बस यही एक सवाल कर लीजिएगा। भारत की मीडिया पर बने ये कार्टून आपको समझ आ जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस जानने की जरूरत है कि इस मीडिया में क्या हो रहा है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। डराने वाले ताकतवर होते हैं, ये बात सही है, पर उसका क्या करेंगे जिसके पास ताकत नहीं होती मगर जो डरता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर आप इसे अपने मन में रख लेना। दिल्ली जब आइएगा तो पत्रकारों से मिलिएगा, मिलकर जो अनुभव होगा एक डायरी में लिखिएगा और गर्मी की छुट्टियों के बाद वो डायरी मेरे पास भेज दीजिएगा। आपको दिल्ली में दो तरह के पत्रकार मिलेंगे, एक जो डरे हुए हैं और एक जिन्हें डराया जा रहा है। जो डरे हुए हैं उनमें दो तरह के डरपोक मिलेंगे, एक जिन्हें डरने की काफी कीमत मिल रही है, बहुत ज्यादा, दूसरे जिन्हें डर के बदले सिर्फ डर ही मिल रहा है। दिल्ली के पत्रकारों की हालत यह है कि कह दीजिए कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है तो घबराकर बातचीत बंद कर देते हैं। रिकॉर्डिंग की बात सच है या नहीं, मगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसका डर सच है। राजकमल झा की इस बात को कितनी बार अपने कार्यक्रम में दोहराऊं, फिर भी एक बार सुन लीजिए, क्या पता अब इस तरह की बात करने वाले लोग ही ना रहें। Important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. पूरी दुनिया में मीडिया सत्ता की गोद में खेल रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है। अंग्रेजी में इसे एम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द नहीं था, इसलिए इसे आप गोदी मीडिया कह सकते हैं। वो मीडिया जो गोद में बैठना पसंद करता है। टीवी के जरिए आपकी धारणा को, सोच को, आपके दिमाग में छवि को नियंत्रित किया जा रहा है। आखिर क्या बात है कि दो चार मुद्दों के आसपास ही तमाम चैनल साल भर बहस करते हैं। इतना बड़ा देश, दुनिया भर में टीवी को मैनेज करना अब सरकार और चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मैं बहुत दिनों से एक एनिमेशन पर काम कर रहा था। हमारे ग्राफिक्स कलाकार ईशान ने मेरे मन लायक बना ही दिया, तो सोचा आज उसको जरूरत से पहले आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपके साथ, मतलब आप दर्शक के साथ क्या होने जा रहा है। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई। कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे। सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे, वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल दो चार मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है। वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहाँ बैठे बैठे दर्शक को अब दो चार बातें ही मालूम हैं।
या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है? इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। मीडिया कंट्रोल के दौर में रिमोट कंट्रोल का कोई मतलब नहीं रह गया। पोलैंड में मैं कभी गया नहीं और लगता भी नहीं कि कभी जा पाऊंगा। 1981-82 की एक घटना है। हानिया एम फेदरोविच का लिखा एक पेपर है जिसका टाइटल है दी वॉर फॉर इंफॉर्मेशन, द पोलिश रेस्पॉन्स टू मार्शल लॉ। हिंदी वाले भी पढ़ते हैं कभी कभी। 12 दिसंबर 1981 की आधी रात पोलैंड में मार्शल लॉ लगा था। हिंदी में आपातकाल, कम्युनिस्टों वाला आपातकाल था वो। इस रिसर्च के जरिए यह देखने का प्रयास किया गया जब सूचनाओं पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है तब समाज क्या मर जाता है या उसके भीतर किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। क्या दर्शकों का एक बात सुनते सुनते दिमाग पक जाता है, और अगर पक जाता है तो वो क्या करते हैं? आम की तरह टपक पड़ते हैं या कुछ और करते हैं? अभी जिस एनिमेशन से आपको बता रहा हूं वो यूं समझिए कि पोलैंड में जब टीवी पर एक ही बात आने लगी, सैनिक मिलिट्री रूल की बात आने लगी, सरकार की जी हुजूरी आने लगी, तो लोगों ने एक नायाब तरीका निकाला। स्वीडनिक और लुब्लिन ये दो नाम के शहर हैं जो शाम के वक्त लोग अपने टीवी सेट को खिड़की की तरफ मोड़ दिया करते थे और आवाज आती थी ताकि खुफिया एजेंसी को लगे कि लोग टीवी देख रहे हैं, और जनता जो है वो घर से बाहर निकल जाया करती थी अपने कुत्तों को लेकर टहलाने के लिए। हजारों लोगों ने जब ऐसा ही करना शुरू कर दिया, टीवी तो चल रहा होता था मगर लोग बाहर टहल रहे होते थे। 36-37 साल पहले की जनता इतनी रचनात्मक थी, दर्शकों को यही बताना था कि कोई नहीं देख रहा है। गुस्से में प्रशासन ने बदला लेना शुरू कर दिया। शाम के वक्त बिजली काट दी, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो सरकार ने यहां तक नियम बना दिए कि शाम के वक्त सड़कों पर कितने लोग घूमा करेंगे, कितने लोग घरों में रहेंगे, ताकि कुछ लोग घर पर बैठकर टीवी पर चलने वाला प्रोपेगेंडा देख सकें। नतीजा यह हुआ कि और भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर टहलने के लिए निकलने लगे पोलैंड में। हिंदी का पत्रकार इतना ग्लोबल हो जाए चलता है। पटना के एपिसोड में पोलैंड का उदाहरण पर देखिए एक समाज कैसे सरकार की खुशामद करने वाली मीडिया से लड़ता है। लोग तब भी मीडिया और सरकार का गेम समझ रहे थे, अब भी समझ ही रहे होंगे। पोलैंड में लोग अपील करने लगे कि अखबार मत पढ़िए। उस समय एक नारा चला कि लेट द पाइल्स ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द न्यूज स्टैंड्स डेमोन्स्ट्रेट आवर अपोजिशन टू मिलिट्री रूल। हिंदी में न्यूज स्टैंड पर अखबारों को बिना बिके पड़े रहने दीजिए ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि हम इस मिलिट्री रूल का विरोध करते हैं। इसका असर हुआ। सेना के नियंत्रण में छपने वाले अखबारों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। 80% जो अखबार छपते थे वहीं पड़े के पड़े रह गए। पोलैंड की जनता को आज तक अपना वो अतीत याद है। 2016 में पोलैंड की सरकार ने प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए। सरकार चाहती थी कि 4-5 टीवी चैनल के रिपोर्टर ही संसद कवर करें जो उनकी खुशामद करते थे। विपक्ष ने कहा कि ये सब सूचना को रोकने के तरीके हैं ताकि नागरिकों को पता नहीं चले कि संसद में क्या हुआ और सरकार ने क्या फैसले ले लिए। विपक्ष की ये बात जनता समझ गई और 13 दिसंबर 2016 की रात संसद को घेर लिया। संसद के अहाते में जनता पहुंच गई। उस दिन पोलैंड में मार्शल लॉ लगने की 56वीं बरसी थी। सोमवार सुबह खबर आई कि एनडीटीवी के प्रोमोटर डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के घर पर सीबीआई ने छापे डाले हैं। सीबीआई ने भी प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि एफआईआर की गई है। गोदी मीडिया के कुछ हिस्से बिना तथ्यों की जांच किए उतावले हो गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझे भी इतने सारे गंदे अपशब्दों में गालियां दी जा रही हैं। कुछ का नमूना फेसबुक पेज पर डाल दिया है ताकि भारतीय संस्कृति के इन विरासतों को हम संभाल कर रखें। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एनडीटीवी के बारे में निरंतर अफवाह फैलाई जाती रहती है। सुबह ही एनडीटीवी ने बयान जारी कर दिया था कि हम डरने वाले नहीं हैं, फर्जी मामलों से नहीं डरेंगे। शाम को एक विस्तृत बयान भी आया जिसे मैं पढ़ दे रहा हूं। बयान यूं है कि ये बड़ा हैरान करने वाला है कि सीबीआई ने बिना किसी शुरुआती जांच के एनडीटीवी के दफ्तरों और उसके प्रमोटर्स के घरों की तलाशी ली। ये प्रेस की आजादी पर खुला राजनीतिक हमला है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि सरकार के दबाव में सीबीआई को एक भ्रष्ट व्यक्ति की गलत शिकायत के आधार पर एफआईआर दायर कराने के लिए मजबूर किया गया। ये व्यक्ति एनडीटीवी से असंतुष्ट उसी का एक पूर्व कंसल्टेंट संजय दत्त है जो झूठे आरोप लगाता रहा है और उनके आधार पर अदालतों में केस दायर करता रहा है।
संजय दत्त अभी तक इनमें से किसी भी अदालत से कोई भी आदेश लाने में नाकाम रहा है। कानून के जानकार हैरान हैं कि जहां अदालतें इतने सालों तक उसकी शिकायतों पर आदेश देने से इनकार करती रहीं, वहीं सीबीआई ने उसकी एक निजी शिकायत पर छापे डाल दिए। ये आरोप उस एक लोन से जुड़ा लगता है जिसे प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने 7 साल पहले ही चुका दिया था। इसे साबित करने के लिए दस्तावेज हैं जो पूरा कर्ज चुका दिया गया है। ये दस्तावेज प्रेस रिलीज के साथ भेजे गए हैं। दस्तावेज संलग्न हैं ऐसे समय जब कई उद्योगपतियों ने लाखों करोड़ों रुपए का बकाया नहीं चुकाया है। वो मैच देख रहे हैं इंग्लैंड में और उनमें से किसी के खिलाफ सीबीआई ने कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया है। तब सीबीआई ने न सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की है बल्कि ऐसे लोन के लिए तलाशी ली जिसे आईसीआईसीआई बैंक को विधिवत पूरी तरह से चुकाया जा चुका है। ऊपर से आईसीआईसीआई भी एक प्राइवेट बैंक ही है। ये आरोप सेबी और अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं को जानकारी नहीं दी गई न केवल झूठा है और गलत है बल्कि इससे सीबीआई को केस दर्ज करने और तलाशी लेने का अधिकार भी नहीं मिलता है। इससे ये तथ्य स्पष्ट है कि सीबीआई की ये सर्च स्वतंत्र मीडिया को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश है। एनडीटीवी और इसके प्रोमोटर्स ने आईसीआईसीआई बैंक या किसी और बैंक का लोन चुकाने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। हम ईमानदारी और आजादी के उच्चतम मानदंडों का पालन करते हैं। ये साफ है कि एनडीटीवी की टीम की आजादी और निडरता को सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पचा नहीं पा रहे हैं और सीबीआई का छापा मीडिया का मुंह बंद करने की एक और कोशिश है। राजनेता हम पर चाहे जितना भी हमला करें, हम भारत में मीडिया की आजादी की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। तो नेता चाहे जितना हमला करें, हम पीछे नहीं हटेंगे लड़ाई से। ये अंतिम वाक्य है, इसमें एक वाक्य अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं। पोलैंड की जनता की तरह लड़ाई का कुछ फर्ज आप भी अदा कीजिए। आप में से बहुत लोगों ने इसे मीडिया की आजादी पर हमला माना है, आवाज उठाई है। बहुत से पत्रकारों ने इसका विरोध किया है। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर किया है कि वे समझ रहे हैं कि इस खेल के जरिए किसे डराया जा रहा है। योगेंद्र यादव, सिद्धार्थ भाटिया, हरतोष सिंह बल, एमके वेणु, राजदीप सरदेसाई, शोएब दानियाल, प्रवीण स्वामी, ओम थानवी, रामचंद्र गुहा, अजय शुक्ला, ये वो लोग हैं जो तमाम मसलों पर पब्लिक स्पेस में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस छापेमारी को डराने की कार्रवाई बताया है। देश भर से आम दर्शकों ने भी आई सपोर्ट एनडीटीवी का ट्वीट किया है। हम सब के प्रति आभार जताते हैं। वेंकैया नायडू ने कहा है कि अगर कोई मीडिया में है, गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार चुप बैठेगी। अधिकारी अपना काम कर रहे थे, उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। एनडीटीवी ने अपना जवाब दे दिया है। जिस व्यक्ति की शिकायत पर देश की अदालत ने संज्ञान नहीं लिया, उस व्यक्ति की शिकायत पर सीबीआई छापे मारने चली आई। अधिकारी काम कर रहे हैं। जबकि एनडीटीवी के प्रमोटर ने साफ कहा है कि जिस लोन को लेकर बात थी वो चुका दिया गया है। वैसे कानून को याद दिलाना चाहिए कि 6 लाख करोड़ का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो लगातार बिजनेस अखबारों में छपता रहता है बैंकों का, उसके लिए भी कुछ काम करने की जरूरत है। बहरहाल ये जो हमला है वो दरअसल आप पर है। आज ये हमला नहीं होता तो मैं वो करता जिसके बारे में शनिवार से सोच रहा था। आप जानते हैं कि भारत के 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सोमवार के दिन किसान स्ट्राइक थी। इन किसानों की मांग वही है जिससे सरकार बच रही है। किसान चाहते हैं कि जितनी लागत है उसमें 50% मुनाफा जोड़कर दाम देने की गारंटी दे सरकार। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी यही वादा किया था। यही नहीं, किसानों के सारे कर्जे माफ हों, यह भी इनकी मांग है। 1 महीना पहले अहमदनगर महाराष्ट्र के गांव कुंतांबा की ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पास हुआ। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई गांवों से की ग्राम सभाओं में यह प्रस्ताव अपने आप पास होने लगा। 1 जून से महाराष्ट्र में भयंकर किसान स्ट्राइक हुई। इसके तहत किसानों ने शहरों को फल, दूध और सब्जी की सप्लाई रोक दी। बीच में खबर आई कि हड़ताल टूट गई, मगर इस स्ट्राइक के कोऑर्डिनेशन कमेटी के डॉक्टर अजीत नवले ने कहा कि स्ट्राइक चालू है। मध्य प्रदेश में भी किसानों ने इसी तरह की स्ट्राइक की है। वहां हड़ताल समाप्त होने की खबर है। वहां भी किसान पूछ रहे हैं कि मंडी में हमें 1 रुपए किलो प्याज का दाम मिलता है, उसी को हम 20 रुपए किलो खरीदते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मगर शायद ही कोई चैनल किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ होगा। सरकार से पूछा होगा कि 3 साल हो गए, आपने वादा किया था कि उत्पादन लागत में 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे, वो कब देंगे? जब भी ऐसी आवाज आती है, नेशनल मीडिया के सामने दूसरे मसले खड़े कर दिए जाते हैं। सेना के मसले होने पर चर्चा होने से आप शक भी नहीं करते कि किसानों के मसले पर चर्चा रोकी गई है। आप क्या हम भी चाहते हैं कि सेना के मसले पर ही चर्चा हो, मगर इसी तरह रोज आम आदमी से जुड़े सवाल राष्ट्रीय मीडिया से बाहर कर दिए जाते हैं। एक व्यक्ति को लेकर घंटों चर्चा होती है, लाखों किसानों को लेकर 1 घंटे की भी बहस नहीं होती है। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि मीडिया में क्या हो रहा है।
अमेरिकन प्रेस कोर अमेरिका के पत्रकारों का एक बड़ा संगठन है जिसका सेंटर न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भीतर है। ये हर तरह के न्यूज संगठन और विचारधारा वाले पत्रकार इसमें हैं। इन्होंने राष्ट्रपति को लिखा एक चिट्ठी कि आदरणीय राष्ट्रपति जी, जब वो चुनकर आए थे, आपके कार्यकाल के शुरू होने के अंतिम दिनों में हमने अभी साफ कर देना सही समझा कि हम आपके प्रशासन और अमेरिकी प्रेस के रिश्तों को कैसे देखते हैं। हम मानते हैं कि दोनों के रिश्तों में तनाव है। रिपोर्ट बताती है कि आपके प्रेस सचिव व्हाइट हाउस से मीडिया के दफ्तरों को बंद करने की सोच रहे हैं। आपने खुद को कवर करने से कई न्यूज संगठनों को बैन कर दिया है। आपने ट्विटर पर नाम लेकर पत्रकारों पर ताने कसे हैं, धमकाया है। अपने समर्थकों को भी ऐसा करने के लिए कहा है। आपने एक रिपोर्टर का यह कहकर मजाक उड़ाया है कि उसकी बातें इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो विकलांग है। हमारा संविधान प्रेस की आजादी का संरक्षक है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस का सम्मान करें। प्रेस से संबंध रखने के नियम आपके होंगे। हमारा भी यही अधिकार है, क्योंकि टीवी और अखबार में वो जगह हमारी है जहां आप प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। वहां आप नहीं, हम तय करते हैं कि पाठक, श्रोता या दर्शक के लिए क्या अच्छा रहेगा। अपने प्रशासन तक रिपोर्टर की पहुंच समाप्त कर आप गलती करने जा रहे हैं। हम सूचना हासिल करने के तरह तरह के रास्ते खोजने में माहिर हैं। आपने अपने अभियान के दौरान जिन न्यूज संगठनों को बैन किया था, उनकी कई रिपोर्ट बेहतरीन रही है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पत्रकारिता के नियम हमारे हैं, आपके नहीं होंगे। हम चाहे तो आपके अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात करें या ना करें। हम चाहे तो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में आए या ना आए। अगर आप ये सोचते हैं कि रिपोर्टर को चुप करा देने या भगा देने से स्टोरी नहीं मिलेगी तो गलत है। हम आपका पक्ष लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने वालों को जगह नहीं देंगे। वे जब भी ऐसा करेंगे हम उन्हें भगा देंगे, यह हमारा अधिकार है। हम आपके झूठ को नहीं दोहराएंगे, आपकी बात छापेंगे, लेकिन सच्चाई का पता करेंगे। आप और आपका स्टाफ व्हाइट हाउस में बैठा रहे, लेकिन अमेरिकी सरकार काफी फैली हुई है। हम सरकार के चारों तरफ अपने रिपोर्टर तैनात कर देंगे, आपकी एजेंसियों में घुसा देंगे और नौकरशाही से खबरें निकाल लाएंगे। हो सकता है कि आप अपने प्रशासनिक इमारतों से आने वाली खबरों को रोक लें, लेकिन हम आपकी नीतियों की समीक्षा करके दिखा देंगे। हम अपने लिए पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे मानक कायम करेंगे। हम आपको इसका श्रेय देते हैं कि आपने मीडिया की गिरती साख को उभारा है। हमारे लिए भी यह जागने का समय है। हमें भी भरोसा हासिल करना होगा। हम इसे सही साहसिक रिपोर्टिंग से हासिल कर लेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और पेशेवर नैतिकता का पालन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 8 साल ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, लेकिन हम तो तब से हैं जब से अमेरिकी गणतंत्र की स्थापना हुई है। इस महान लोकतंत्र में हमारी भूमिका हर दौर में सराही गई है, तलाशी गई है। आपने हमें मजबूर किया है कि हम अपने बारे में फिर से यह बुनियादी सवाल करें कि हम कौन हैं, किस लिए हैं यहां। हम आपके आभारी हैं। अपने कार्यकाल के आरंभ का अब आप लुत्फ उठाइए। द प्रेस कोर, ये उसका बयान था। तो ये अमेरिकी पत्रकारों का था। हिंदुस्तान के पत्रकारों का अभी वो ताकत नहीं आया, लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं, वेबसाइट हैं, जो इन सरकारों के, कई सरकारें बोलता हूं मैं, क्योंकि राज्यों में भी यही हालत है, उसके आगे जाकर वो खबरें लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जो दिन रात विज्ञप्ति लेकर घूम रहे हैं, आपकी बात मीडिया तक नहीं पहुंच रही है। तो ये कहानी है। जेफरसन ने यह भी कहा कि मुझे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि अखबार और सरकार में से चुनना हो तो मैं अखबार चुनूंगा। यहां वो बात करने वाले लोग नहीं रहे, सब डर गए। डर की राजधानी दिल्ली के बाद हम इसरो की कामयाबी के बारे में चर्चा करेंगे। 15 साल की मेहनत का एक शानदार नतीजा आया है, उससे हम कैसे मुंह मोड़ लें। ब्रेक के बाद